हेलो फ्रेंड्स। आपकी पार्टनरशिप अकाउंटिंग का रिवीजन लेक्चर है ये। इस सीरीज में हम जितने भी 12th के पार्टनरशिप के चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज करेंगे। और जैसे कि आप जानते हो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। और सारे 12th बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं और ये रिवीजन लेक्चर आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्या होता है, पहले हम पार्टनरशिप के बारे में समझेंगे। ठीक, पहले मैं आपको थोड़ा डिस्क्लेमर दे देती हूँ। ये जो लेक्चर है ये थोड़ा स्पीड में होने वाला है बिकॉज ये रिवीजन लेक्चर है। ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता रेगुलर लेक्चर का। बट हम कोशिश करेंगे कि हम हर कंसेप्ट को उठाए, समझे, और अगर जरूरत है तो उस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्या होता है? पार्टनरशिप अकाउंटिंग समझने के लिए पहले हम पार्टनरशिप के बारे में समझेंगे। तो पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप मतलब टू और मोर पीपल पर्सन मिलके जब आपका कोई भी बिजनेस बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कोई भी बिजनेस कर रहे होते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। ठीक है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है एज अ कंपनी और एज अनदर टाइप ऑफ एंटिटी। इन 11th आपने पढ़ा है कि हम कई तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके की एंटिटीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, पार्टनरशिप होती है, प्रोप्राइटरशिप होती है। ठीक है, तो 11th क्लास में जब आपने अकाउंटिंग पढ़ी थी तो वहां पे अपने सारा जो अकाउंटिंग पढ़ा था वो सोल प्रोप्राइटरशिप का पढ़ा था। अब आप पार्टनरशिप का पढ़ रहे हो। अब इसमें आप ये नहीं करोगे कि जर्नल एंट्री स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो। आप यहाँ पे सिंपली, हमारे पास एक फ्लो ऑफ अकाउंटिंग होता है। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करते हैं, फिर उसके बाद लेजर बनाते हैं, फिर उसके बाद ट्रायल बनाते हैं, फिर उसके बाद आप ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट बनाते हैं, एंड दोनों उसके बाद बैलेंस शीट ना। बैलेंस शीट में आप कैपिटल दिखाते हैं, लायबिलिटीज दिखाते हैं और एसेट्स दिखाते हैं। ठीक है, तो अब जो ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट होता है इसमें हमें निकल कर आता है नेट प्रॉफिट। अब क्योंकि ये तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने ऐसा करा था, है ना। बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप में हम क्या करते हैं, ये जो नेट प्रॉफिट होता है इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसको क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम बैलेंस शीट से पहले, बैलेंस शीट बनाने से पहले एक और अकाउंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम यहाँ पे टू द पॉइंट बात करेंगे बच्चों, ठीक है। हम कोई इधर उधर की बातें नहीं करेंगे कि क्या होता है क्या क्या नहीं होता। हमें जस्ट क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, हमें अपने जो सब्जेक्ट है उसके पॉइंट्स पे स्टक रहना है, इसलिए हम सीधे सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे। सी, तो जो ये नेट प्रॉफिट होता है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम बनाते हैं और उसमें हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है बैलेंस शीट में हम कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस डालते हैं। क्या डालते हैं? क्लोजिंग बैलेंस डालते हैं। ठीक है, तो हमारे को कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है बिकॉज जो भी हम पार्टनर्स के साथ ट्रांजेक्शन करेंगे, चाहे उनको हम दे रहे होंगे चाहे उनसे कुछ ले रहे होंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम उनको इंटरेस्ट दे रहे हैं या फिर हम उनको क्या नाम है प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हैं, तो वो हम बाय कैश नहीं देंगे। वो हम सीधे सीधे उनके अकाउंट के थ्रू, कैपिटल अकाउंट के थ्रू हम उनको रूट करेंगे। हम बोलेंगे भैया तुम्हारे को, तुमने 1 लाख रुपए लगाया था, तुमने 10,000 रुपए कमाया नेट प्रॉफिट, तो अब तुम मेरे से कितने रुपए लोगे? 1,10,000 रुपए मेरे से ले लो। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो। तो अब हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते सिंपली। अब देखो, जो पार्टनरशिप होती है ना, पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा लोगों को मिलकर बनी होती है, तो इसमें ना डिस्प्यूट के भी बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, क्या होता है कि भैया देखो लड़ाई भिड़ाई हो गई, क्योंकि जहां दो लोग होते हैं ना वहां पे लड़ाई होने के चांसेस होते हैं। जो चार बर्तन होते हैं वहां आवाजें होती हैं। ठीक है, तो जहाँ पे ज्यादा लोग होते हैं वहाँ डिस्प्यूट के चांसेस होते हैं। और जब भी डिस्प्यूट की वजह होती है, डिस्प्यूट होने के चांसेस होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है? लॉ बनाती है। गवर्नमेंट क्या करती है? लॉ बनाती है। तो गवर्नमेंट ने पार्टनरशिप के लिए एक लॉ बनाया है
पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्योंकि आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, तो आपको यहाँ पे सिर्फ नंबर से लेना देना है, आपको लॉ से लेना देना नहीं है। ठीक है, पूरा लॉ आपको नहीं पढ़ना है, आपको कुछ स्पेसिफिक मेन चीजें पढ़नी है जो आपकी अकाउंटिंग पे असर डालती है, अकाउंटिंग को इफेक्ट करती है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है आपको, कि देखो भाई, जब दो लोग साथ में मिलते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कोई भी कंपनी चला, कोई भी एंटिटी बना रहे हैं, कोई भी बिजनेस एंटिटी बना रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने बीच में एग्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट में क्या लिखा होगा भैया, नेम ऑफ द पार्टनर लिखा होगा, उनका पेन नंबर लिखा होगा, उनका आधार नंबर लिखा होगा, उनकी फोटो लगी होगी, उनके साइन हो रखे होंगे। ठीक है, और क्या लिखा होगा, उन्होंने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है ना बिजनेस में, उनको कितना पैसा मिलेगा, मतलब कितना प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा, कितना कितना वो प्रॉफिट शेयर करेंगे, बांटेंगे आपस में, है ना। तो ये सब चीजें और भी बहुत सारी चीजें लिखी हो सकती है, एड्रेस लिखा हो सकता है पार्टनर का, उसके बारे में लिखा हो सकता है, वो प्रोफेशनल है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, मतलब वो जो मर्जी मन में आए वो एग्रीमेंट में आप लिख सकते हैं, एंड देन अल्टीमेटली हम उस पर क्या कर देते, साइन कर देते। इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर्स। और जो ये कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर के बीच में होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो अब हम पार्टनरशिप डीड के बारे में बात करते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड होती है हमारी, जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में हम बताते हैं कि इसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ये पार्टनरशिप डीड में हमारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, कितनी कैपिटल लगाई है, किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटोगे, अगर कोई पार्टनर वर्किंग है तो उसको कितनी सैलरी दी जाएगी, अगर कोई पार्टनर बिजनेस लेके आ रहा है तो उसको कितना कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, अगर उसने कैपिटल लगाई है तो वो इंटरेस्ट मांग रहा है तो कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, अगर कोई पार्टनर लोन देता है या लेता है तो उस पर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, मतलब सारी बातें पहले से डिटरमाइन होती हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट में लिख दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब जो पार्टनरशिप डीड होता है वो जरूरी नहीं होता बनाना, मतलब पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कहता है पार्टनरशिप डीड बनाना मैंडेटरी है, नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी नहीं है, मतलब तुम चाहो तो डीड बनाओ, तुम चाहो तो मत बनाओ। ठीक है, तुम चाहो तो डीड बनाओ, तुम चाहो तो डीड मत बनाओ। तो कहता है कि भाई, अगर तुम पार्टनरशिप बना रहे हो, कोई भी पार्टनरशिप कर रहे हो तुम, ठीक है, बिजनेस एंटिटी बना रहे हो, उसमें तुम कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो। अब क्योंकि देखो, कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा, मान लो, मान लो ए और बी है, ठीक है, इन्होंने एक बिजनेस शुरू करा, ए एंड बी कंपनी। ठीक है, इन्होंने एक बिजनेस शुरू करा, ए एंड बी कंपनी, ये पार्टनरशिप फॉर्म है। अब इसमें इन्होंने क्या करा, इन्होंने डीड बनाई। ठीक है, डीड बनाई और उसमें उन्होंने लिखा कि जो एनपीआर होगा, एनपीआर मतलब नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा, ठीक है, वो मान लो 2:1 होगा, उसमें इन्होंने लिख दिया, है ना। तो अब क्या हुआ, जो ए और बी है, ए और बी में हमारे को बी जो है वो कह रहा है कि भाई मेरे को तो क्या नाम है, टू 1/3 पार्ट दे रहा है केवल, और टू टू 2/3 ले रहा है, नहीं मेरे को तो भैया आधा हिस्सा चाहिए। ठीक है, अब दोनों के बीच में हो गई लड़ाई। अब जब लड़ाई होती है ना बेटा, जो जब भी दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है वो कहाँ जाते हैं, कोर्ट के पास जाते हैं। तो ये क्या करेंगे, जाएंगे कोर्ट के पास, किसके पास जाएंगे, कोर्ट के पास। तो बी और ए चले गए कोर्ट के पास। अब जो कोर्ट होता है ना, वो सबसे पहले जैसे ही तुम उसके पास जाओगे, बोलोगे तुमने कोई बीच में एग्रीमेंट किया था कि कोई डीड बनाई थी क्या, तो कहते हैं हाँ हमने तो डीड बनाई थी, तो लो भैया डीड लेके जाओ। जब डीड लेके जाओ, उस पर देखेंगे भैया ए और बी दोनों ने साइन कर रखे हैं, डीड बना रखी है, तो कोर्ट कहेगी भैया तुम कितना ही लड़ लो, तुम्हें मिलेगा 2:1 रेशियो पे ही एनपीआर। तुम्हारा जो नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 2:1 ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। बट मान लो उनके पास डीड थी ही नहीं, जब उनके पास डीड नहीं थी, अब वो कोर्ट के पास गए लड़ने के लिए, तो जब लड़ने के लिए जाएंगे तो कोर्ट बोलेगी डीड है, कहते नहीं हमारे पास तो कोई डीड है ही नहीं। तो अब जैसे ही कोर्ट को ये पता चलेगा कि डीड नहीं है इनके पास, तो जब डीड बेटा नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि लाओ भाई मेरे को उठा के लेके आओ पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसका मतलब क्या है, डी जो है वो सुप्रीम है, वो क्या है,
सुप्रीम है। सुप्रीम मतलब भाई अगर डीड है तो डीड की मानी जाएगी, अगर डीड नहीं है तो एक्ट की मानी जाएगी। समझ में आ गई बात? ठीक है। अगर डीड है तो क्या नाम है, डीड की मानी जाएगी, अगर डीड नहीं है तो एक्ट की मानी जाएगी। अब इसका मतलब क्या है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इफ देर इज नो पार्टनरशिप पर एग्रीमेंट, तब आप क्या करोगे? अगर वहां पे कोई पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट नहीं है तो आप क्या करोगे? तो आपको भी क्या नाम है, लॉ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आप बोलेंगे, आपको कोर्ट बोलेगा कि अब तुम पे एक्ट लागू होता है। कौन सा एक्ट? पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 तुम पे लागू होता है। और अगर अगर तुम पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होता है, यानी कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप एक्ट लागू हो गया है, तो क्या होगा? तो एक्ट कहता है भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो माना जाएगा वो माना जाएगा क्या माना जाएगा? इक्वल। मतलब अगर टू पार्टनर है तो 1:1, थ्री है तो 1:1:1, फोर है तो 1:1:1। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद कहता है कि अगर लड़ाई किस बात पे हुई, कह रहे कि भैया हम कितना इंटरेस्ट लेंगे ऑन कैपिटल, तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात होगी तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया जाएगा। ये लॉ बोल रहा है बेटा, पार्टनरशिप एक्ट बोल रहा है। अगर हमारे को कमीशन की बात होगी तो कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। अगर सैलरी की बात होगी तो कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। और अगर लड़ाई होगी, सैलरी मतलब रेम्युनरेशन, रेम्युनरेशन मतलब ये रेम्युनरेशन मतलब मेहनताना। ठीक है। और आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, कौन सा लोन? जो पार्टनर देगा, पार्टनर गिवन टू फर्म। ठीक है। लोन कौन सा लोन? जो पार्टनर ने दिया है फर्म को, जो फर्म ने दिया है पार्टनर को उसकी बात नहीं हो रही। जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है, उस लोन के ऊपर अगर इंटरेस्ट की बात हो रही है और कुछ भी लिखा नहीं है, तो आप 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट दोगे। अगर हमारी पार्टनरशिप डीड नहीं है या साइलेंट है। या क्या है? साइलेंट है। साइलेंट है का मतलब ये है कि आपने डीड तो बनाई थी पर आपने कमीशन के बारे में उसमें कोई आर्टिकल ही नहीं लिखा, कोई क्लॉज ही नहीं डाला, सैलरी के बारे में कोई क्लॉज ही नहीं डाला, कोई इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में क्लॉज ही नहीं डाला। ठीक है। तो आप क्या करोगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करोगे। बट समझ में आ गई बात? ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया कंसेप्ट नंबर वन। कंसेप्ट नंबर वन हमारा कहता है कि अगर हमारे पास डीड नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम भैया पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निल, कमीशन निल, सैलरी रिव निल, और इंटरेस्ट ऑन लोन वो लोन जो पार्टनर ने दिया है फर्म को, उस पे उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। समझ में आ गई बात? अब कुछ थियोरेटिकल पार्ट पे बात कर लेते हैं। देखो बेटा, मैंने आपको क्या बोला? पार्टनरशिप डीड इज सुप्रीम। पर बेटा उससे ऊपर भी एक चीज आती है, दैट इज कॉल्ड कंसेंट ऑफ द पार्टनर। अगर मान लो कि जो पार्टनरशिप से रिलेटेड देयर इज अ चेंज इन पार्टनरशिप, या पार्टनरशिप में कुछ चेंजेस की वजह जो है वो सारे पार्टनर्स का कंसेंट ले लेता है, मतलब उसमें सारे पार्टनर्स का अग्रीमेंट हो जाता है, तो पार्टनरशिप डीड को नहीं देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो तीन पार्टनर थे। ठीक है। अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1:1 था। अब ए बी सी जो है, इन दो 3-4 साल से पार्टनरशिप चला रहे हैं। 4 साल बाद भैया सी ने बोला नहीं यार, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना 1:1:1 होना चाहिए। तो देयर इज अ चेंज इन पार्टनरशिप ना। पार्टनरशिप का पहले नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो था वो 2:1:1 था, अब 1:1:1 हो गया। ठीक है। तो जब 1:1:1 हो गया है तो सी कह रहा है कि भाई 1:1:1 कर लो, है ना। सी ने ये एग्रीमेंट रखा, मतलब ये प्रस्ताव रखा है सामने कि 1:1:1 कर लेते हैं। बट ए और बी जो कह रहे, ए और बी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो माने या वो ना माने। तो अगर ए और बी जो है वो कंसेंट दे देते हैं, वो हाँ बोल देते हैं कि हाँ चलो कर लेते हैं, तो कंसेंट जो है
ऑल पार्टनर्स वो सुप्रीम है। बट अगर मान लो ए मान जाता और बी नहीं मानता, तो यहाँ पे मेजोरिटी नहीं चलेगी। अगर कोई एक पार्टनर भी मना कर देता है तो भी हम डीड की ही बात मानेंगे, और डीड नहीं होगी तो एक्ट की बात मानेंगे। समझ में आया? ठीक है। तो सबसे सुप्रीम क्या है? कंसेंट ऑफ द ऑल पार्टनर। सारे पार्टनर अगर मान गए, म्यूचुअल कंसेंट है सबका एक ही चीज के ऊपर, तो भैया वो होगा ही होगा, चाहे वो डीड में कुछ भी लिखा हो। सेकंड सुप्रीम, सेकंड हम किसको प्रायोरिटी देंगे? हमारी पार्टनरशिप डीड को। और एट द एंड हम किसको प्रायोरिटी देंगे? हमारे पार्टनरशिप। समझ में आ गई बात? तो जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करोगे और उसमें कोई भी चेंज आ रहा होगा पार्टनरशिप में, मैं बिजनेस ऑपरेशन की बात नहीं कर रही कि बिजनेस ऑपरेशन में मान लो तीन पार्टनर है, तीन पार्टनर में से एक पार्टनर लड़ रहा है, कह रहा है कि मैं तो इससे सेल खरीद करूंगा, ठीक है, और बाकी के दो पार्टनर में से एक जो है वो ए के साथ है। मान लो ए बोल रहा है कि मैं मिस्टर जेड से सेल करूंगा, को सेल करूंगा, है ना, और बी तो राजी है पर सी राजी नहीं है। सी कह रहा है नहीं, जेड को सेल नहीं करेंगे। तो ये बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड चीजें हैं। इसमें पार्टनरशिप एक्ट और पार्टनरशिप डीड का कोई रोल नहीं होगा। इसमें हम मेजोरिटी पे वर्क करेंगे और मेजोरिटी पे फैसला लिया जाएगा। बट इफ देर इज अ चेंज इन पार्टनरशिप, ठीक है, अगर वहां पे कोई पार्टनरशिप में कोई चेंज आने की जरूरत पड़ रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात हो रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने की बात हो रही है, कमीशन की बात हो रही है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात हो रही है, कोई नया पार्टनर ऐड करने की बात हो रही है, कोई पुराने पार्टनर को निकालने की बात हो रही है, तो सबका कंसेंट होना जरूरी होता है। सबका कंसेंट म्यूचुअली होना जरूरी होता है। अगर म्यूचुअली कंसेंट नहीं है तो आप डीड में देखो, डीड में क्या लिखा है। डीड भी नहीं है तो हम एक्ट की बात मानेंगे। ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि आपके बुक में कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं इस पॉइंट के ऊपर कि भाई अगर बिजनेस ऑपरेशन की बात है तो मेजोरिटी पे भी वर्क हो सकता है, पर अगर चेंज इन पार्टनरशिप की बात है तो मेजोरिटी पे वर्क नहीं हो सकता, उसका कुछ भी किया नहीं जा सकता। समझ में आ गई बात? इसमें मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम दिया है आपको, ठीक है, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब मैं एक और कंसेप्ट समझाने वाली हूँ, इसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। कंसेप्ट नंबर वन। अब आपको पता है कि जो भी हमारा पीएनएल अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हमें को हम सारे एक्सपेंसेस डाल देते हैं, सारी इनकम्स डाल देते हैं, एंड हमें पता चल जाता है भैया यहाँ पे नेट प्रॉफिट। और क्योंकि ये नेट प्रॉफिट जो होता है वो किसका होता है? ओनर्स का होता है। और यहाँ पर भैया एक ओनर नहीं है, पहले एक ही ओनर होता था तो उसी को उठा के दे दिया करते थे, पर अब एक ओनर नहीं है। अब की बार तो भाई ज्यादा ओनर है, दो या दो से ज्यादा लोग हैं, तो हम ये नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक नया लेजर बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और सेम ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। अगर फर्म के नजरिए से कोई कुछ देना है, लॉस है या एक्सपेंस है, तो वो डेबिट होगा। फर्म के नजरिए से कुछ लेना है, वो क्या नाम है कि इनकम है, प्रॉफिट है, तो वो क्रेडिट होगा। तो पहले नेट प्रॉफिट उठ के यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, तो इसको हम पढ़ेंगे नोट नंबर वन में। फिर उसके बाद हमारा आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर आएगा हमारा सैलरी, कमीशन, जर्नल रिजर्व। क्योंकि ये सारी चीजें हम क्या दे रहे हैं? हम दे रहे हैं ये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते हैं, सैलरी हम देते हैं, कमीशन हम देते हैं, जनरल रिजर्व हम देते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे लिए एक्सपेंस है, लॉस है। और नेट प्रॉफिट हमें मिलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नेट प्रॉफिट तो प्रॉफिट का नीचे का है, इसलिए क्रेडिट साइड आएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हम लेते हैं, पार्टनर से ले रहे हैं, तो ये इनकम नेचर का है, इसीलिए किस साइड आ रहा है हमारा? क्रेडिट साइड आ रहा है, ठीक है। फिर हम टोटल करेंगे, जिधर का बड़ा होता है उधर का दोनों साइड लिख देते हैं, जिधर का छोटा होता है उधर का माइनस कर देते हैं। अगर इधर बच रहा है तो इधर हमारा होगा प्रॉफिट
अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, ये वो प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है। और अगर इधर बच रहा होगा तो वो हमारे लिए क्या होगा, लॉस होगा, अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? अब हम एक एक नोट बनाएंगे और उन नोट्स पे बात करेंगे। नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, नोट नंबर 4, नोट नंबर 5, नोट नंबर 6। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं नोट नंबर 1, दैट इज नेट प्रॉफिट। तो नोट नंबर 1 हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो अगर हम 2 घंटे में भी इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो नेट प्रॉफिट की बात करी जाएगा, तो नेट प्रॉफिट क्या है हमारा? बेटा ये जो नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे ट्रांसफर करना है, इस नेट प्रॉफिट को हम, ये नेट प्रॉफिट प्योर नेट प्रॉफिट होना चाहिए। प्योर नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? इस नेट प्रॉफिट में से हमारे ऑल एक्सपेंसेस डिडक्ट हुए होने चाहिए और ऑल इनकम्स इसमें हमारी ऐड होनी चाहिए। अब देखो मैं आपको बता देती हूँ बेटा, हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो 2 तरह के नेचर के हो सकते हैं। एक नेचर हो सकता है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एक हो सकता है हमारा एप्रोप्रिएशन टू द प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन टू द प्रॉफिट का मतलब ये है कि कुछ नहीं, हम सिंपली प्रॉफिट को चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉफिट में से कुछ घटा नहीं रहे, कोई खर्चा नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिक मैंडेटरी नेचर का खर्चा नहीं कर रहे हैं। हम जस्ट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम उसका उसको बांट रहे हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जस्ट कुछ नहीं करना, सिंपली आप अगर इस चीज को ऐसे समझो कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है, ठीक है, एक बॉक्स है, उसमें हमारा नेट प्रॉफिट पड़ा है। अब इस नेट प्रॉफिट को मुझे 3 लोगों के बीच में बांटना है, ए बी और सी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, इस नेट प्रॉफिट को जब मुझे बांटना होगा, तो मैं एक्चुअली में इस डब्बे में से निकाल निकाल के इन तीनों के जो डब्बे हैं उनमें नेट प्रॉफिट भर दूंगी। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट हो सकता है कि या तो मैं प्रॉफिट की फॉर्म में ही भर दूं, उनको दे दूं। ठीक है, अगर मैं इसको भरूंगी, इसमें जब डालूंगी, तो यहाँ से क्या होगा, ये माइनस होगा। और ये माइनस होने का मतलब क्या है कि एक तरीके से हम इसको एक्सपेंस की तरह या लॉस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, है ना? तो मैं इनको जब दूंगी, ये नेट प्रॉफिट जब मैं इनको दूंगी, तो बेसिकली भले ही मैं उसको सैलरी की फॉर्म में दूं, कमीशन की फॉर्म में दूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में दूं, ठीक है, किसी भी फॉर्म में दूं, ये मेरा एप्रोप्रिएशन टू द प्रॉफिट कहलाएगा। ये मेरा चार्ज नहीं है, ये मैंडेटरी नेचर का खर्चा नहीं है, ये कोई ऐसा स्पेसिफिक खर्चा नहीं है कि जो मेरे को करना ही करना है। ये जस्ट एज अ एक्सपेंस ट्रीट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे को इस नेट प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट नहीं रहने देना, इस नेट प्रॉफिट को मुझे ए बी सी के बीच में बांट देना है। किस फॉर्म में? सैलरी की फॉर्म में, कमीशन की फॉर्म में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में, और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में। कुछ नहीं कर रहे बच्चे, हम पूरा का पूरा प्रॉफिट बांट ही रहे हैं, भले वो सैलरी के नाम से बांट रहे हैं, कमीशन के। तो ये जो हम नेट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से, ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इसमें कोई एक्सपेंस दिखा नहीं रहे हैं, मैंडेटरी नेचर के एक्सपेंस नहीं है, हम चाहे तो दें, हम चाहे तो ना दें, इसलिए हम इसको अप्रोप्रिएशन टू द प्रॉफिट कहते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ऐसे एक्सपेंसेस जो कि, तो हमने नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसे प्रॉफिट जो कि हमारे चार्ज नेचर के, मैंडेटरी नेचर के, जिनको हमें प्रॉफिट में से डिडक्ट करना ही करना है। वो नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से नहीं हो रहा। ठीक है, वो क्या हो रहा है? नेट प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से नहीं हो रहा है, वो हमारे बिजनेस ऑपरेशन का पार्ट है, वो हमारे बिजनेस के हर, क्या कहते हैं कि, एक्टिविटी का पार्ट है, जो बहुत मैंडेटरी नेचर की एक्टिविटीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लोन लिया है, मैं उस पर इंटरेस्ट दे रही हूँ, ये मैंडेटरी नेचर का खर्चा है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मैंने कोई प्लेस लिया है, कोई जगह ली है रेंट पे, मैं उसका रेंट पे कर रही हूँ, मैंडेटरी नेचर का खर्चा है। मैंने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर रही हूँ,
मैंडेटरी नेचर का खर्चा है, मैं अपने सेल्स के मैनेजर को कमीशन पे कर रही हूँ, मैंडेटरी नेचर का खर्चा है। बट अगर मैं अपने पार्टनर्स को सैलरी पे कर रही हूँ, वो बेटा मैंडेटरी नेचर का खर्चा नहीं है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, वो जस्ट बोल हम कमीशन रहे हैं पर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपने नेट प्रॉफिट का कमीशन के नाम पे, सैलरी के नाम पे, इंटरेस्ट और कैपिटल। ठीक है, तो जो भी हमारे पीएनएल में पार्ट होते हैं, जितने भी हमारे पीएनएल के खर्चे होते हैं, वो हमारे मैंडेटरी नेचर के खर्चे होते हैं, उनको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। और जितने भी हमारे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड के खर्चे आ रहे हैं, डेबिट साइड चीजें आ रही हैं, जैसे कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व, ये अप्रोप्रिएशन टू द प्रॉफिट कहलाता है। ये होता है एक्सपेंस है, बट ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता। समझ में आ गई बात? तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन टू द प्रॉफिट की अगर बात करी जाए, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नेचर के जो खर्चे होते हैं, वो मैंडेटरी नेचर के खर्चे होते हैं, और वो कहाँ पे डेबिट होते हैं? इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो अप्रोप्रिएशन टू द प्रॉफिट होते हैं, वो फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं केवल। और ये कहाँ चार्ज होते हैं? ये डेबिट होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आया? तो ये मैं एक्चुअली आपको क्यों समझा रही हूँ, ये मैं इसलिए समझा रही हूँ बेटा, कि जो हमारे पार्टनर को देने वाले दो खर्चे ऐसे होते हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, अप्रोप्रिएशन टू द प्रॉफिट नहीं होते हैं। कौन कौन से ऐसे खर्चे होते हैं जो हम पार्टनर्स को दे रहे होते हैं, बट वो अप्रोप्रिएशन टू द प्रॉफिट नहीं होते, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं? वन ऑफ रेंट, सेकेंड इज इंटरेस्ट ऑन लोन। कोई लोन अगर पार्टनर ने दिया था फर्म को, उस पर अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में आपको सेपरेटली इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, सेपरेटली गिवन इन क्वेश्चन, देन अगर आपको नेट प्रॉफिट यहां पर ट्रांसफर करना होगा, तो वो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? उस नेट प्रॉफिट में से आपको माइनस करना पड़ेगा रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जो हमारा प्रॉफिट निकल कर आएगा, इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आया? ठीक है, इस नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। गॉट इट? ठीक है, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट का नोट नंबर 1 था, कवर हो गया। इसमें मैंने आपको दो पॉइंट्स करवा दिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इन अप्रोप्रिएशन का बीच का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट। डन? ठीक है, तो ये हमारा था नोट नंबर 1। अब हम नोट नंबर 2 की बात करते हैं। तो नोट नंबर 2 हमारा है, नोट नंबर 2 क्या है हमारा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा जो कैपिटल पार्टनर्स ने लगाई है, जो पार्टनर्स की कैपिटल है, उस पे निकलने वाला जो इंटरेस्ट है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो उन्होंने कैपिटल लगाई होती है ना, उसको उस पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं उनको, साल, ईयरली, ईयरली पर एनम बेसिस पे। तो आपको पता है अगर डीड होगी तो हम डीड के अकॉर्डिंग चलेंगे, अगर डीड नहीं होगी तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। ठीक है, तो अगर डीड है, मान लो फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी है, ए ने कैपिटल लगाई है 5 lakhs की, बी ने लगाई है 6 लाख की, और हमारे डीड में लिखा हुआ है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम। तो हम ए को कितना देंगे? 50,000, और बी को कितना देंगे? 60,000। समझ में आया? आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि हमने कैपिटल पूरे साल, जितनी कैपिटल हमने पूरे साल इस्तेमाल करी है उनकी, उतने कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं 1 अप्रैल
2024 की बात कर रही हूँ, और मैं खड़ी हूँ 31 मार्च 2025। खैर ये पूरा साल निकल चुका है। चलो एक मिनट, मैं इसको चेंज, चलो बढ़ा, ठीक है। 1 अप्रैल 2024 की बात कर रही हूँ, 31 मार्च 2025 पे मैं खड़ी हूँ, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लो ए की कैपिटल यहाँ पे 5 लाख थी और बी की कैपिटल यहाँ पे 6 लाख थी, है ना। अब क्योंकि हमारी स्टार्टिंग में जो कैपिटल है वो 5 लाख 6 लाख है, तो हमने क्या किया, हम पूरे साल हमने कुछ विड्रॉ नहीं करा कैपिटल में से, हम कुछ घर लेके नहीं गए अपने निकाल के, ना हमने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है। तो अभी जब मैं एट दी एंड आऊंगी तो भी मेरे पास 5 लाख ही रहेगी और 6 लाख ही रहेगी। अब मेरे को 10% का अगर उनको इंटरेस्ट देना है, तो मैं किस पे कैलकुलेट करूंगी, 5 लाख और 6 लाख। इसके लिए नहीं, इसकी वजह से, क्योंकि ये पूरा, ये जो पैसा स्टार्टिंग में था, ये पूरे साल हमारे पास रहा है, 10% पर एनम का हमें इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। अब केस नंबर वन अगर मैं बात करूं, ये केस नंबर वन अगर मैं इसको बोल दूं, तो ए को मिलेगा 50,000 और बी को मिलेगा 60,000। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे 12 महीने ये कैपिटल अपनी कंटिन्यू रखी है। केस नंबर टू की अगर मैं बात करूं, तो मान लो 1 अप्रैल 2024 और 31 मार्च 2025। अब यहाँ पे हमारी कंपनी, हमारी फर्म थी ही नहीं, फर्म डजंट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। हमने फर्म बनाई है 1 अक्टूबर 2024 को, यहाँ पे मैंने फर्म बनाई है, फर्म कमेंस हुई है, और ए ने कैपिटल लगाई 5 लाख की, बी ने कैपिटल लगाई 6 लाख की। पूरे इस पीरियड में हमारे पास कैपिटल रही है। यहाँ पर आकर हम कह रहे हैं कि हम 10% पर एनम का इंटरेस्ट पे करेंगे, तो बेटा हम सिर्फ इस टाइम पीरियड का इंटरेस्ट पे करेंगे। पर एनम का मतलब था 12 महीने, हम केवल इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का कैलकुलेट करेंगे। यानी ए को मिलेगा 5 लाख का 10% 6 महीने के लिए, 25,000, और बी को मिलेगा 6 लाख का 10% 6 महीने के लिए, 30,000। गॉट इट। तो जितने टाइम पीरियड हमारे पास वो कैपिटल रहेगी, हम सिर्फ उतने ही टाइम पीरियड का कैप उसको पैसा इंटरेस्ट पे करेंगे। केस नंबर थ्री देख लेते हैं। मान लो 1 अप्रैल 2024 को ए और बी की कैपिटल थी 5 लाख और इसकी थी 6 लाख। अब 31 मार्च 2025 को उनकी कैपिटल ए की हो गई 6 लाख और बी की हो गई 4.5 लाख। क्यों? क्योंकि मान लो 1 अक्टूबर 2024 को ए ने एडिशनल कैपिटल लगाया 1 लाख रुपए, और बी ने विड्रॉ करा है, विड्रॉ आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ कर लिया उसने, कितना, 1.5 लाख। ठीक है। तो कैसे करेंगे? अब देखो, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक तो इनके पास पूरी 5 लाख 6 लाख रुपए रही है। तो हम कैसे निकालेंगे, 5 लाख पे 10% के हिसाब से 6 महीने, और अगले 6 महीने कितनी रही है ए की, 6 लाख रुपए। तो 6 लाख पे 10% के हिसाब से 6 महीने, मतलब पहले 6 महीने 5 लाख रही है, दूसरे 6 महीने कितनी रही है, 6 लाख। ठीक है। सेम विद बी, पहले 6 महीने तो उसकी 6 लाख रही है, और अगले 6 महीने कितनी रही है, 4.5 लाख, क्योंकि उसने 1.5 लाख रुपए क्या करे, निकाल लिए। अगर आपकी मैथ्स अच्छी होगी तो उसको करने का एक और तरीका होता है, जो कि शायद आपको पता भी होगा, कि हम 5 लाख पे पूरे साल का निकाल लें और 1 लाख पे 6 महीने का निकाल लें, और इसमें हम 6 लाख का पूरे साल निकाल लें और 1.5 लाख पे हम 6 महीने का माइनस कर दें। तो जो भी तरीका आपको अपनाना है अपना लो, ये इजी तरीका है। इसमें सिंपली आपको क्या करना है, जितने टाइम पीरियड 5 लाख रही है 5 लाख पे लगेगा, जितने टाइम पीरियड 6 लाख रही है उतने 6 लाख पे लगेगा।
सेम, जितने टाइम पीरियड 6 लाख रही है 6 लाख पे लगेगा, जितने टाइम पीरियड 4.5 लाख रही है उतने टाइम पीरियड में 4.5 लाख पे लगेगा। समझ में आया? ठीक है, डन। आप ऐसे टाइमलाइन बना के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, इजी रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे हमारा 25,000 और यहाँ पे हमारा 30,000, तो टोटल हमें देना पड़ेगा 55,000 रुपये ये को। और यहाँ पे हमारा, बेटा ये एग्जांपल्स जो मैं करवा रही हूँ ये आपके क्वेश्चंस में है, ये आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे तो सेम ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक तरीके से आपको एग्जांपल्स के साथ साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है, डन। चल, तो ये केसेस थे हमारे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा तो वो हमें हमारा हमेशा कंक्लूजन क्या निकल कर आया, हमारा कंक्लूजन निकल कर आया है कि ये जो कैपिटल है हमारी, जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा, ऑलवेज कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल एंड द कैपिटल हेल्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये कैपिटल हेल्ड इन, तो इसको तो बोलो कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड ड्यूरिंग द, ठीक है। तो जो हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड रही है ड्यूरिंग द ईयर उस पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे। समझ में आई ये बात? कभी कभी आपको जो कैपिटल दी होती है वो क्लोजिंग कैपिटल दी होती है, और आपको क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल में निकालना है तो आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो क्लोजिंग कैपिटल पे पहुंचने का क्या तरीका होता है? सिंपल, देखो, ओपनिंग कैपिटल से में हम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, माइनस करते हैं ड्रॉइंग्स, और ऐड करते हैं एडिशनल कैपिटल। तो हमें जो मिलता है वो होता है क्लोजिंग कैपिटल, यही होता है। तो सिंपल बन गई इक्वेशन। अगर हमें क्लोजिंग ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाने के इनको ऐड और इनको माइनस करना पड़ा, तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। तो जब मेरे को क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाना होगा तो मैं नेट प्रॉफिट माइनस करूंगी, ड्राइंग को ऐड करूंगी, एडिशनल कैपिटल को माइनस करूंगी, तो मेरे को जो मिलेगा वो होगा मेरा ओपनिंग। डन, ठीक है। तो अगर आपको ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाना है तो आपको ऐसे करना है, अगर क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना होगा तो आप ऐसे। समझ में आई बच्ची? ठीक है, ये तो हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट खत्म। इसमें एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट जो कि मैं आपको बाद में करवाऊंगी, जो कि एक्चुअली में थोड़ा आपके कैपिटल अकाउंट से रिलेट करता है, तो मैं उसको पहले कैपिटल अकाउंट वाला पॉइंट पढ़ाऊंगी, देन हम उसको पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खत्म हो गया। नोट नंबर 3 हमारे पे आ जाते हैं हम, नोट नंबर 3 पे। नोट नंबर 3 हमारा सैलरी के बारे में। सैलरी वाला कंसेप्ट बहुत आसान है, ठीक है। सैलरी वाला कंसेप्ट हमारा क्या कहता है? थ्री नोट नंबर 3 सैलरी। तो सैलरी भाई देखो, सैलरी आपको अगर मंथली दी है, आपको सैलरी हमेशा पर एनम निकालनी होगी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम एनुअली बना रहे हैं, ईयरली बना रहे हैं। तो अगर मंथली गिवन होगी तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे वो ईयरली बन जाएगी। अगर क्वार्टरली गिवन होगी तो आप 4 से मल्टीप्लाई करो, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। क्वार्टर मतलब 3 3 महीने के, ठीक है। 3 3 महीने की तो 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 से गुणा करोगे आप तो वो ईयरली बन जाएगी। अगर हाफ ईयरली दी है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे वो ईयरली बन जाएगी।
और ईयरली दिए तो आपको उसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जो भी सैलरी आएगी हम उसको उठा के अपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड डाल दें। डन। उसके बाद हमारा आता है नोट नंबर 4, दैट इज कमीशन। तो बेटा ये कमीशन हम पार्टनर्स को दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? पार्टनर्स को। ठीक है, तो पार्टनर्स को ये जो कमीशन हम दे रहे हैं वो कमीशन, अब ये जो कमीशन है ये हम पार्टनर्स को दे रहे हैं। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम कमीशन का कैलकुलेशन सीख रहे हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट तो ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड जाएगा, कैलकुलेशन करनी है हमको। तो कैलकुलेशन के दो तरीके हो सकते हैं। आपको क्वेश्चन में बोला जा सकता है कि जो कमीशन कैलकुलेट करना है वो नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना है, या आपको बोला जा सकता है कि वो टर्नओवर पे कैलकुलेट करना है। तो नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट करना है और टर्नओवर पे कैलकुलेट करना है। टर्नओवर मतलब सेल्स पे। तो आपको सेल्स ऑलवेज गिवन होगी। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपको सेल्स बोलिए, सेल्स हमारी है 10 लाख रुपए की, और आपको जो कमीशन देना है वो 2% देना है। ये आपके डीड में लिखा है। कहाँ लिखा है? डीड में। अगर डीड नहीं होगी बेटा तो हम तो कमीशन देंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये डीड में क्या लिखा है कि 2% का देना है आपको, तो आप क्या करोगे? 10 लाख का 2% निकाल लोगे, सिंपल। कितना है? 20,000। ठीक है, बट अगर नेट प्रॉफिट पे देखा है तो क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट वाले कंसेप्ट में हमारे पास दो कंसेप्ट है। वो क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि आपको नेट प्रॉफिट कौन सा वाला लेना है, जिसमें से कमीशन डिडक्ट नहीं हुआ है, या नेट प्रॉफिट वो वाला लेना है जिसमें से कमीशन डिडक्ट हो गया है। तो जब वो क्वेश्चन में ये बोलता है कि आपको ऐसा नेट प्रॉफिट पे कमीशन कैलकुलेट करना है जिसमें से कमीशन माइनस नहीं है, डिडक्ट नहीं है, बिफोर कमीशन, तो आप सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, क्योंकि वो तो नेट प्रॉफिट हमेशा आपको गिवन ही होगा। मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100। और अगर आपको आफ्टर कमीशन वाला है तो आफ्टर कमीशन वाला तो नेट प्रॉफिट आपको पता ही नहीं होगा। केस नंबर 1, तो केस नंबर 1 हमारा क्या कहता है? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। बेटा पहले ये समझ लो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट का मतलब क्या है। पहले ये समझ लो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का मतलब क्या है। ये जो नेट प्रॉफिट है, यहाँ पे हम डालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ डालते हैं हम सैलरी, यहाँ हम डालते हैं कमीशन। तो यू कैन सी कि ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें से अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी हटाया गया नहीं है, ना कमीशन हटाया गया। तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, एंड कमीशन है। ठीक है, तो ये कौन सा नेट प्रॉफिट? जो कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले, सैलरी से पहले, कमीशन से पहले। अगर मैं इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देती हूँ तो ये जो नेट प्रॉफिट होगा ये सैलरी और कमीशन से पहले होगा। और अगर इसमें से मैं सैलरी भी माइनस कर देती हूँ तो ये नेट प्रॉफिट होगा बिफोर सच कमीशन। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे नेट प्रॉफिट जिसमें से सारी चीजें माइनस हो चुकी हैं एक्सेप्ट हमारा कमीशन, वो हमारा क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कहलाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अब केस बनाते हैं हम। मान लो हमारा जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल नेट प्रॉफिट जो हमारा पीएनएल से निकल कर आया है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, वो दिया हुआ हमको 10 लाख रुपीज। और हमें बोला है कमीशन जो होगा वो 10% होगा ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, कोई सैलरी नहीं दिया है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि इसमें से हमें कुछ भी माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, जब हमें कुछ गिवन ही नहीं है।
तो सैलरी वगैरह हम इसमें से माइनस करेंगे ही नहीं, तो हम सीधे सीधे कमीशन कैसे निकालेंगे? कमीशन हमारा होगा 10 lakhs का 10%। गॉट इट? केस नंबर 2, हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है 10 lakhs का, और हमें सैलरी दे रखी है 1 लाख की, और हमें कहते हैं कमीशन निकालना है हमें ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन बट आफ्टर प्रॉफिट, सॉरी बट आफ्टर सैलरी। यानी हमें ऐसा नेट प्रॉफिट लेना है जिसमें से सैलरी तो डिडक्ट हो गई हो पर कमीशन डिडक्ट ना हुआ हो। तो जब जब ये बिफोर सच कमीशन की बात करेगा तब तब हमें यही वाला फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला नंबर 1। ओके, तो अब की बार भी हमें वही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बट हमें सैलरी माइनस करनी पड़ेगी। तो हमें नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, हमारा 10 लाख का है, उसमें से मैं सैलरी माइनस कर दूंगी 1 लाख की, तो जो हमें मिलेगा वो आएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन बट आफ्टर सैलरी, सैलरी माइनस करने के बाद। ओके, एंड देन जब मैं कमीशन कैलकुलेट करूंगी तो वो 9 लाख का 10% होगा, दैट विल बी 90,000। गॉट इट? केस नंबर 3 हम बना लेते हैं यहाँ पे। केस नंबर 3, मेरी थोड़ी स्पीड ज्यादा हो सकती है बिकॉज ये रिवीजन लेक्चर है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आएगी तो आप दोबारा से रिज्यूम करके देख लीजिए उसको, ठीक है ना? हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 10 lakhs का, और कहता है कमीशन जो है वो निकलेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, या हमें 11 लाख का नेट प्रॉफिट दे रखा है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन। तो आफ्टर सच कमीशन, ये कंसेप्ट ना मैं अलग से भी आपको एक डिटेल वर्जन में रिवाइज करवा दूंगी कि हम रेट अपॉन में 1 रेट + 100 क्यों करते हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो आप उन वीडियो को जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना? चलिए, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सच कमीशन हमें दिया हुआ है और कुछ भी हमें नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे बिकॉज यहाँ पे आफ्टर सच कमीशन लिखा है। तो हमारा जो कमीशन निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 11 लाख पूरे में रेट अपॉन में रेट + 100, तो 100 + 10 विल बी इक्वल टू 110। 1 लाख। समझ में आ गई बात आपको? केस नंबर 4, एक लास्ट केस बता दे रही हूँ मैं आपको। मान लो आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 13 लाख का, और सैलरी दे रखी है आपको 2 lakhs की, और जो कमीशन बोला है वो कहता है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड सच कमीशन। तो आफ्टर सैलरी और कमीशन दोनों बोला है, तो आप दोनों को मतलब दोनों तो माइनस नहीं कर सकते। पहले आप सैलरी करोगे तो नेट प्रॉफिट आपका 13 लाख रुपए है, उसमें से आप सैलरी माइनस करोगे 2 lakhs की तो ये जो आएगा आपका, ये आ जाएगा हमारा 11 लाख, विच इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बट बिफोर कमीशन, है ना? कमीशन तो माइनस नहीं हुआ इसमें से,
अब इस वाले नेट प्रॉफिट पे हम रेट अपन में रेट प्लस 100 का फॉर्मूला, अब इस वाले प्रॉफिट पे हम रेट अपन में रेट प्लस 100 का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। नाउ ये हमारा केस नंबर 4 है। तो आपको याद रखना है कि अगर आपको नेट प्रॉफिट बिफोर अनदर एक्सपेंस बोला है और आफ्टर कमीशन बोला है, तो अब ये वाला फॉर्मूला होगी। मतलब आपको ये देखना है कि नेट प्रॉफिट कौन से वाले का क्या बोला गया, कमीशन से क्या बोला है। कमीशन से आफ्टर बोला है तो ये फॉर्मूला लगेगा, बिफोर बोला है तो ये फॉर्मूला लगेगा। समझ में आया आपको? चल, अब हमारा नोट नंबर कौन सा चल रहा था, 4 चल रहा था। नोट नंबर 5 पे आते हैं। नोट नंबर 5 इज व्हाट फॉर व्हाट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये थोड़ा सा लेंदी सब पॉइंट आ गया है, जल्दी फटाफट से हम इसको कवर कर लेते हैं। हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे एंड देन पास एडजस्टमेंट करके गारंटी वाला पॉइंट करके रखो, रिवीजन फाइनल करेंगे, ठीक है। नोट नंबर नोट नंबर 5 इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? तो बेटा, इन जर्नल जो फॉर्मूला होता है, इन जर्नल जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है, वो क्या फॉर्मूला होता है मैं आपको बताती हूँ। जो हमारी टोटल ड्राइंग है, एनुअल ड्राइंग, पूरे साल की, पूरे साल की जो ड्राइंग है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें रेट गिवन होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, डिवाइडेड बाय 100। और क्योंकि जो ड्राइंग होती है उसका फिक्स टाइम हमें नहीं पता। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमने जो ड्राइंग करी थी, जैसे हम इंटरेस्ट दे रहे थे सॉरी मेरा कुछ जुकाम होता है। जब हम इंटरेस्ट दे रहे थे तो 6 महीने 6 महीने के लिए जब हमने इंटरेस्ट लगाया था, तो 6 महीने के लिए ही तो 6 महीने के लिए जब हमने कैपिटल लगाया था, तो हम 6 महीने के लिए ही उसमें इंटरेस्ट दे रहे थे, है ना। तो सेम वही काम हम यहाँ भी करेंगे। अगर हमने ड्राइंग जो है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे करी है, तो हम उतने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट पे भी करेंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 12, और जो हमारा एवरेज पीरियड है, पीरियड बेसिकली पीरियड 6 महीने, 5 महीने, 8 महीने। और क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, हम एवरेज पीरियड इसलिए ले लेते हैं, क्योंकि हम एवरेज इसलिए बोल लेते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बहुत बार ड्राइंग करते हैं और हम बार बार उनका अमाउंट नहीं, उनका पीरियड नहीं निकाल सकते, तो हम उनका एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ये जो फॉर्मूला है ये बेटा हर जगह लगेगा, ठीक है, हर जगह लगेगा ये फॉर्मूला। तो हम केस नंबर 1 हम पहले बात करते हैं। केस नंबर 1 हमारा, जब हम यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ ड्राइंग करेंगे एट अ यूनिफॉर्म टाइम पीरियड। यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ ड्राइंग का मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ ड्राइंग का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ ड्राइंग का मतलब ये है कि अगर मैं 5000 रुपीज निकाल रही हूँ, तो मैं 5000 रुपीज ही ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। 6000 कर रही हूँ तो 6000 ही कर रही हूँ, ऐसा नहीं कर रही हूँ कि कभी 5000, कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 20,000, ऐसे नहीं। जब मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट हर साल, हर महीने, कुछ एक स्पेसिफिक फिक्स टाइम पे, हर महीने की पहली तारीख को, यूनिफॉर्म टाइम पीरियड का मतलब है कि मेरा जो निकालने विड्रॉ करने का टाइम पीरियड है वो भी एकदम फिक्स है, कि 1 तारीख को हर महीने की, 15 तारीख को हर महीने की, 30 तारीख को हर महीने की, ठीक है। या फिर मैं 3 3 महीने में एक बार ड्राइंग कर रही हूँ, या हर 6 महीने में एक बार ड्राइंग कर रही हूँ। सेम अमाउंट और सेम टाइम पीरियड पे जब हम ड्राइंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि हमने यूनिफॉर्म अमाउंट की ड्राइंग करी है यूनिफॉर्म टाइम पीरियड। बेटा फॉर्मूला तो देखो यही रहेगा। अगर आपको मंथली ड्राइंग दी है, मंथली ड्राइंग दी है, तो आप टोटल ड्राइंग कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दोगे, है ना। अगर आपको क्वार्टरली दी है, तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, अगर आपको क्वार्टरली दी है तो आप गुणे 4 कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे। हाफ ईयरली दी है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, तो आपकी जो ड्राइंग होगी वो एनुअल ड्राइंग निकल कर आ जाएगी। तो एनुअल ड्राइंग तो आपको पता चलेगा कि आप 12 4 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो निकल कर आ जाएगा। रेट आपको हमेशा
गिवन होगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी पता है? प्रॉब्लम आएगी एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने में। तो अब एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जाए? अब एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होगा? बहुत सिंपल है। पॉइंट वन हम पढ़ेंगे। व्हेन जो ड्राइंग हो रही हो एट द बिगिनिंग ऑफ, देखो मैं आपको एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला बता देती हूँ। सिंपल एवरेज पीरियड फॉर्मूला निकालना, जो हमारा टाइम है आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम रिमेनिंग आफ्टर लास्ट डिवाइडेड बाय टू। जब एवरेज करते हैं तो उनको हम टू मतलब नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करते हैं। तो नंबर ऑफ आइटम टू है तो डिवाइडेड बाय टू। ठीक है। तो हमारे पहली ड्राइंग के बाद जितना टाइम बचा होगा और आखिरी ड्राइंग के बाद जितना टाइम बचा होगा पूरा साल खत्म होने में, उसको हम ऐड करेंगे और टू से डिवाइड कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम मंथली ड्राइंग कर रहे हैं, पर एट द बिगिनिंग कर रहे हैं, एट द बिगिनिंग कर रहे हैं ऑफ एवरी मंथ। तो अगर हम मंथली ड्राइंग कर रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो हमने पहली ड्राइंग करी होगी फर्स्ट जन को, फिर दूसरी फर्स्ट फेब को, फिर तीसरी फर्स्ट मार्च को, अप्रैल को, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और आखिरी ड्राइंग हमने करी होगी 1 दिसंबर। हम 1 तारीख को हर हर महीने की 1 तारीख को ड्राइंग कर रहे हैं। तो पहले और महीना का साल खत्म कब हो रहा है? 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। तो पहली जब मैंने ड्राइंग करी होगी, तो मैंने 31 दिसंबर तक अगर मैं देखूंगी तो कितना समय बचा है? पूरे 12 महीने बचे। और जब मैंने आखिरी ड्राइंग करी है तो मेरे पास 1 महीना बचा है। कितना महीना बचा है? 1 महीना बचा है। तो मैं डिवाइडेड बाय टू करूंगी तो ये मेरा आएगा 6.5 मंथ। तो मेरा एवरेज पीरियड क्या होगा? 6.5 मंथ। जब मैं अगर मंथली ड्राइंग करी हूँ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ करी हूँ और सेम अमाउंट में कैलकुलेट सेम अमाउंट ड्रॉ कर रही हूँ, तो मेरा जो एवरेज पीरियड होगा वो 6.5 होगा। सेम अगर मैं एट द एंड ऑफ एवरी मंथ कर रही हूँ, तो पहली ड्राइंग मैंने 31 जनवरी को करी होगी, फिर 28 फरवरी को करी होगी, फिर 31 मार्च को करी होगी, फिर 30 अप्रैल को करी होगी। ऐसे करते करते लास्ट ड्राइंग मैंने करी होगी 31 दिसंबर को, एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ ना, 31 दिसंबर को करी होगी। और मैं 31 दिसंबर को ही खड़ी हूँ। तो पहली ड्राइंग से अगर मैं देखूं तो मेरे पास कितने महीने? 11 मंथ। और आखिरी ड्राइंग तो मैंने करी ही 31 दिसंबर को है। तो उसके बाद तो कोई टाइम बचा ही नहीं है मेरे पास पूरा साल खत्म होने में। तो मेरे पास सिर्फ कितना है? एवरेज पीरियड मैं कैसे निकालूंगी? 11 + 0 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 5.5 मंथ। ठीक है। एट द मिडल ऑफ द एवरी मंथ निकालेंगे। तो मैंने पहली ड्राइंग करी होगी 15 जनवरी को, और मैं आखिरी ड्राइंग करूंगी 15 दिसंबर को। तो 15 दिसंबर में यहाँ 15 दिन बच गए, और यहाँ पे कितना हुआ? 11.5 महीने। तो 11.5 महीने हुए तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? 11.5 + 15 दिन डिवाइड मतलब पॉइंट 15 दिन मतलब आधा महीना। 15 दिन मतलब आधा महीना विल बी इक्वल टू 6। यानी आपका एवरेज पीरियड जो होगा वो क्या होगा? 6। उसके बाद अगर मैं क्वार्टरली ड्राइंग कर रही हूँ क्वार्टरली ड्राइंग कर रही हूँ तो एट द बिगनिंग कर रही होंगी। तो देखो हर साल में 4 क्वार्टर होते हैं। पहला क्वार्टर होता है हमारा जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है। तो इसमें हमारे क्या क्या आए होंगे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो क्वार्टर 4 है ये। सितंबर नहीं, जुलाई अगस्त सितंबर, ये क्वार्टर 2 है, सॉरी 3 है। ये है हमारा जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून। ये क्वार्टर 2 है और ये क्वार्टर 1 है।
तो पहले क्वार्टर की बिगनिंग कब हो रही होगी? 1 जनवरी को हो रही होगी, दूसरे की 1 अप्रैल को हो रही होगी, तीसरे की 1 जुलाई को हो रही होगी, चौथे की 1 अक्टूबर को हो रही होगी, है ना? तो पहला क्वार्टर की बिगनिंग 1 जनवरी, फिर दूसरे की 1 अप्रैल, तीसरे की 1 जुलाई, फिर चौथे की 1 अक्टूबर। तो मेरा पहले क्वार्टर में मैंने 1 जनवरी को कराया नहीं, पूरे कितने महीने रह गए दिसंबर तक? 31 दिसंबर तक कितने महीने बचे हैं? 12 महीने। मंथ्स में ही कैलकुलेट करेंगे बेटा एपी। ठीक है। और आखिरी ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे? 3 मंथ्स। तो ये आ जाएगा आपका 7.5। डन। सेम अगर आपने एट द एंड ऑफ द क्वार्टर करिए, क्वार्टर, तो पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर। ठीक है। तो पहले क्वार्टर के एंड कब हो रहा होगा हमारा? 31 मार्च को। दूसरे क्वार्टर का एंड कब हो रहा होगा हमारा? 30 जून को। चौथे का 30 सितंबर, और आखिरी हमारा 30 दिसंबर, और 31 दिसंबर को ये हम खड़े हैं। पहली ड्राइंग हमने यहाँ पे करी होगी, यहाँ पे पहली ड्राइंग करी होगी। इसके बाद हमारे पास कितने महीने बचे? 9 महीने। आखिरी ड्राइंग हमने यहाँ पे करी होगी Q4 के एंड में। ठीक है। तो Q4 के एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर को। यहाँ पे हमारा 0 महीने, तो ये हो जाएगा 4.5। डन है। मिडल ऑफ दी क्वार्टर करेंगे अगर, तो कैसे होएगा? Q1, Q2, Q3, क्वार्टर, पहला 3 महीने, 3 महीने का आधा आधा क्या होगा? 1.5 1.5 महीना, यानी 15 फरवरी, 15 मई, 15 अगस्त, 15 नवंबर। पहले ड्राइंग के बाद 10.5 महीने बचे, और लास्ट ड्राइंग के बाद 1.5 महीने बचे। तो क्या होगा? 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 6 मंथ्स। सेम आप हाफ ईयरली का भी कर लेंगे। हाफ ईयरली आपका होमवर्क है, आप करेंगे। अगर आपको नहीं आएगा, आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम का लिंक आपको शेयर कर दूंगी। ठीक है ना? मैं आपको रिप्लाई करूंगी अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो। ठीक है ना? एंड देन, अच्छा, ये तो तब हो गया जब हमने यूनिफॉर्म ड्राइंग करी होगी। अगर हमने यूनिफॉर्म ड्राइंग नहीं करी है तो क्या करेंगे हम? यूनिफॉर्म ड्राइंग नहीं करी है मतलब हमने कभी 5,000 निकाल लिए, कभी भी निकाल लिए, कभी 10,000 निकाल लिए, कभी 50,000 निकाल लिए, जब मन करा तब निकाल लिए। तो जब यूनिफॉर्म ड्राइंग नहीं होगी तो क्या होगा? तो जब यूनिफॉर्म ड्राइंग नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक सिंपल मेथड, एक प्रोडक्ट। तो पहले हम प्रोडक्ट मेथड सीख लेते हैं। प्रोडक्ट मेथड बहुत आसान है। आपको क्या करना है? आपको जितनी भी ड्राइंग्स हैं वो लेनी है, किस किस मंथ में करिए वो लेना है। आपको टाइम रिमेनिंग आफ्टर मंथ निकालना है। 31 दिसंबर या ईयर एंड तक यू कैन से। और फिर हम प्रोडक्ट, इसको आप ए मान लो, इसको आप बी मान लो, इसको आप सी मान लो। और प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो हमारा ए है उसको सी से गुणा करके डी निकाल, प्रोडक्ट को हम डी मान ले। तो मान लो मेरी 1 लाख की ड्राइंग है, मैंने अप्रैल में करी थी। तो अगर 31 दिसंबर को मेरा महीना खत्म हो रहा है तो वो होगा 9 महीने। तो मैं इसको 9 लाख कर दूंगी, 1 लाख गुणे में 9। सेम ऐसी मान लो मैंने 50,000 की ड्राइंग करी थी, जून में करी थी। और जून में जब करी थी, 30 जून को करी थी लेट से। ठीक है। तो 30 जून को करी थी, तो 6 मंथ बचा मेरा। 6 मंथ बचे मेरे, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 5 6 3 लाख। ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगी? सम करूंगी। मैं क्या करूंगी? सम कर दूंगी, ये हो जाएगा मेरा 12 लैक्स।
तो मेरा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा वो कैसे निकलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा मेरा जो डी आया है, डी मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी मतलब सम ऑफ डी मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो कैसे निकालूंगी? रेट मान लो 10% है, तो 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1/, विल बी इक्वल टू, ये हमारा कितना हो जाएगा? 10 लाख, और ये हमारा आ जाएगा 1 लाख। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा मेरा? 1 लाख। ठीक है। सिंपल मेथड अगर मैं फॉलो करूं, तो सिंपल मेथड कैसा होता है? बहुत ही आसान है ये तो। आपको मैं यही वाला एग्जांपल लेते, मेरे को ड्राइंग दिया हुआ होगा, मुझे मंथ्स दिए होंगे, मुझे टाइम रिमेनिंग ड्राइंग आफ्टर ड्राइंग निकालना है, मुझे टाइम रिमेनिंग आफ्टर ड्राइंग निकालना है, एंड देन मेरे को यहाँ पे निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैसे निकलेगा? पहली ड्राइंग मेरी 1 लाख रुपए की थी, कब करी थी? 1 अप्रैल को। टाइम रिमेनिंग था 9 लाख रुपए, सॉरी 9। तो मैं कैसे निकालूंगी? 1 लाख गुणे में 10/100 गुणे में 9/12, तो ये निकल जाएगा। ठीक है। तो सेम विथ 50,000, 30 जून को करा मैंने, 6 महीना, तो ये मेरा हो जाएगा 50,000 गुणे में 10/100 गुणे में 6/, तो ये मेरा हो जाएगा 25,000, और ये कहीं ना कहीं मेरा हो जाएगा अ, हम्म, 25 यानी 2500। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, 1 मिनट, 3 4 25, 25 75, 75,000, तो ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा? 1 लाख। समझ में आया? 1 लाख नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ भी 10,000 आएगा, सॉरी, 1 लाख नहीं आएगा, 7500 आएगा, और ये 10,000 आएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारा आ गया 10,000। डन। इस तरीके से आपको करना है। फिर मैं आपको कुछ नोट लिखवा देती हूँ। नोट नंबर 1, अगर आपको क्वेश्चन में पर एनम गिवन नहीं है, रेट के आगे इफ देर इज रेट विदाउट पर एनम, मतलब आपको क्या है, 10% पर एनम नहीं गिवन, मतलब पर एनम नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ 10% लिखा है, तो आप एवरेज पीरियड को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है। नोट नंबर 2, इफ पीरियड और टाइमिंग ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, आपको पता ही नहीं है कि कब उन्होंने ड्राइंग करी है, आपको सिर्फ ये बोल दिया 1 लाख की ड्राइंग करी है, 10% का इंटरेस्ट है, तो आप एवरेज पीरियड जो लेंगे वो क्या लेंगे? 6 मंथ। ठीक है, तो एवरेज पीरियड क्या लेंगे हम? 6 मंथ। आपका खत्म हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट भी यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर ये खत्म हो गया। मैंने आपको तरीका बता दिया एवरेज पीरियड निकालने का। आप एवरेज पीरियड, किसी भी तरीके का एवरेज पीरियड निकाल सकते हैं, अगर आपको यूनिफॉर्म क्या नाम है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग है आपकी, और आपका यूनिफॉर्म टाइम पीरियड है। अगर यूनिफॉर्म टाइम पीरियड नहीं है, या यूनिफॉर्म ड्राइंग नहीं है, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं है, तो आप प्रोडक्ट मेथड या सिंपल मेथड में से कोई फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर मैंने आपको नोट लिखवा दिया कि अगर पर एनम नहीं गिवन है रेट में, तो आप एवरेज पीरियड कंसिडर नहीं करेंगे, सिंपली आप क्या करेंगे, आपका फॉर्मूला जो बनेगा वो सिर्फ ये बन जाएगा, टोटल। आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100।
डन। ठीक है। और ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं नोट नंबर 6 पे। तो नोट नंबर 6 बहुत ही आसान है, दैट इज जनरल रिजर्व। तो कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ पैसा ना साइड में रख देते हैं, प्रॉफिट में से, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व। क्या बोलते हैं? रिजर्व। इसको इसको क्या बोलते हैं हम? रिजर्व बोलते हैं। तो हम, वो पैसा डिस्ट्रीब्यूटेबल नहीं होता, नॉट डिस्ट्रीब्यूट, बेसिकली बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेबल होता है पर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। नॉट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन दी पार्ट्स। ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं अपने डिविजिबल प्रॉफिट में से। डन। उसके बाद ये हो गया हमारा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पूरा कम रिवीजन हो गया है हमारा इसका। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। ठीक है। देन मैं बात करूंगी गारंटी की, फिर इसमें एक बहुत छोटा सा पॉइंट रह जाएगा, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना? चलो लेट्स स्टार्ट। तो हम बात करेंगे पार्टनर्स, हमारा कंसेप्ट नंबर 2 है ये। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा जो अकाउंट होते हैं ना, कैपिटल जो होती है, कैपिटल को हम दो मेथड से मेंटेन कर सकते हैं। एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट मेथड, जिसको हम फिक्स्ड मेथड बोलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड बोलते हैं। और एक होता है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो आपने 11th में पढ़ा होगा कि कैपिटल का मतलब होता है क्लेम ऑफ द पार्टनर। क्लेम ऑफ द पार्टनर मतलब कि वो अपनी फर्म से कितना मांगता है, वो कितना क्लेम कर सकता है, वो उसका कितना क्लेम है, वो कितना पैसा लेगा फर्म से, या जो भी बिजनेस वो कर रहा है उस एंटिटी से वो कितना पैसा लेगा। तो वो क्या क्या पैसा लेगा? वो दो तरीके का पैसा लेता है बेटा, एक तो जो उसने कमाया, एक जो उसने लगाया। ठीक है। जो उसने लगाया और जो उसने कमाया, ये दोनों उसकी क्लेम होती हैं। तो लगाया का मतलब क्या है? लगाया का मतलब जो उसने स्टार्टिंग में कैपिटल लगाया, चाहे वो किस फॉर्म में लगाया, चाहे वो कमेंसमेंट में लगाया या एडिशनल लगाया। तो एक तो वो मांगता है वो। ठीक है। दूसरा वो क्या क्लेम करता है? वो ये क्लेम करते हैं कि मैंने कितना कमाया। कितना कमाया मतलब प्रॉफिट। प्रॉफिट को अब वो किसी भी फॉर्म में ले रहा हो, चाहे सैलरी की फॉर्म में ले रहा हो, चाहे कमीशन की फॉर्म में ले रहा हो, चाहे नेट प्रॉफिट डिविजिबल की फॉर्म में ले रहा हो। ठीक है। वो हमारा क्लेम ऑफ द पार्टनर होता है। तो क्लेम ऑफ द पार्टनर क्या होता है? जो उसने लगाया और जो उसने, क्या नाम है आपका, कमाया। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, देखो कुछ लोग चाहते हैं कि हमें दोनों चीजें अलग अलग नजर आए, कि हमने कितना कमाया और हमने कितना लगाया। तो जब उन्हें दोनों चीजों को सेपरेट दिखाना होता है, सेपरेट, जो उन्होंने क्या करा, इन्वेस्ट करा एज अ कैपिटल, और जो उन्होंने क्या करा, कमाया, अर्न ऑन द कैपिटल, दोनों को जब हम अलग अलग दिखाते हैं तो हम फिक्स कैपिटल मेथड शो करते हैं। ठीक है। बट जब दोनों को हम सेपरेटली नहीं दिखाते, कंसोलिडेटेड दिखाते हैं, क्या, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया और जो हमने अर्न किया, मतलब हमने टोटल कितना हम क्लेम करते हैं, जब हम सिर्फ वो दिखाते हैं तो उसमें हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं। तो जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं, तो क्योंकि हमने कमाया और लगाया दोनों को अलग अलग दिखाना है, तो हम दो तरह के लेजर बनाते हैं। हम क्या करते हैं, दो लेजर। फिक्स कैपिटल मेथड में हम दो लेजर, एक हमारा होगा कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम इन्वेस्टेड जो कैपिटल है उसके बारे में डिटेल रखेंगे। और एक होगा हमारा करंट अकाउंट, जिसमें हम जो हम अर्न कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल रखेंगे। ठीक है।
तो कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा इसमें हमारा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हमने जो कैपिटल लगाया होगा उसका कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा, वो हमारा आएगा बाय बैलेंस सीडी में, बीडी में, क्रेडिट साइड, ओपनिंग बैलेंस है ये। क्यों? क्योंकि कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल जो कैपिटल नेचर का है, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होता है, घटता है तो डेबिट होता है। बढ़ने का मतलब क्या है? पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट होगा और नेगेटिव बैलेंस डेबिट होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव बैलेंस जो होगा वो हमारा डेब क्रेडिट होगा, इसीलिए हमारा ओपनिंग बैलेंस पॉजिटिव है तो वो क्रेडिट साइड जाएगा। और क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो हमेशा अपोजिट होता है, तो वो हमारा डेबिट साइड निकलता है, वो बेसिकली बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा। अब इसमें हम क्या क्या डालेंगे? उसमें हम केवल क्या डालेंगे? जो हमने एडिशनल कैपिटल लगाई है, अगर हमने कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है तो वो डालेंगे हम यहाँ पे। और अगर हमने कोई ड्राइंग करी है आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल मतलब जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हुए ड्राइंग देखी थी ना, कि हमने ड्राइंग करी है कैपिटल में से, कैपिटल में से पैसा निकाल लिया, ठीक है। तो ये वो वाली ड्राइंग है जिस जो हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे असर डालती है, ठीक है। जिधर का बड़ा होगा उधर का दोनों साइड लिख देंगे, जिधर का छोटा होगा उधर का माइनस करेंगे, और बैलेंस सीधे ही हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल कर आ जाएगा। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, इसके अलावा हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा। ये हमारा जो हमने पैसा लगाया था, और लगाए हुए पैसे में से कुछ जो हमने विड्रॉ किया था, उसके बारे में डिटेल यहाँ पे है कि हमने जितना पैसा लगाया है उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना है। अब हमने कितना कमाया वो हम करंट अकाउंट में डालेंगे। जो भी हमने कमाया होगा, किसी भी फॉर्म में कमाया होगा, ये लेजर बन रहे हैं बेटा, इसीलिए ये क्रेडिट होगा, ये डेबिट होगा, ये डेबिट होगा, ये साइड क्रेडिट होगा, ठीक है। तो करंट अकाउंट भी कैपिटल नेचर का ही होता है, और जब ये बढ़ता है तो डेबिट होता है, घटता है तो क्रेडिट होता है। तो इसका भी ओपनिंग बैलेंस अगर पॉजिटिव है तो वो इस तरफ जाएगा, और इसका ओपनिंग बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है। अगर वो नेगेटिव है तो इस साइड जाएगा, अगर इधर नेगेटिव बैलेंस जाएगा, इधर पॉजिटिव बैलेंस जाएगा, ठीक है। फिर हम जितना भी कमाएंगे सैलरी के फॉर्म में, कमीशन की फॉर्म में, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट आया वो आपने डिवाइड कर दिया, चाहे वो आपका, अच्छा जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम बनाओगे आप। दो पार्टनर है तो ए और बी ऐसे करके कॉलम बनाओगे, ठीक है। इसमें भी सेम, दो पार्टनर है तो आपको ए एंड बी करके ऐसे करके दो कॉलम बनाओगे, ठीक है। अगर आपने ड्राइंग करी है तो ये वो ड्राइंग होगी जो आउट ऑफ प्रॉफिट होगी, मतलब आपने जो कमाया है उसमें से आप कुछ पैसे निकाल के ले गए हो, तो वो यहाँ आएगा। और अगर उस पे आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है तो वो यहाँ आएगा, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकलेगा, अगर आप लॉजिकली सोचो तो आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग पे निकलेगा। क्यों? क्योंकि आउट ऑफ कैपिटल वाली ड्राइंग जो होगी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ही असर डाल चुकी होगी। लास्ट में हम निकालेंगे बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर, जिधर का बड़ा होगा उधर का दोनों साइड निकल डाल देंगे, और जिधर का छोटा होगा उधर का माइनस कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो हम एक ही अकाउंट बनाते हैं दोनों को मर्ज करके, जिसमें हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी हमारे पार्टनर होंगे ए बी सी डी, उतने कॉलम बनते चले जाएंगे ये ऐसे करके, ठीक है। ये पर्टिकुलर होगा ए बी, पर्टिकुलर ए बी, क्रेडिट साइड डेबिट साइड। ओपनिंग बैलेंसेस को हम यहाँ पे डाल देंगे,
फिर उसमें हम डालेंगे कोई हमने एडिशनल कैपिटल लगाया है तो वो आ जाएगा एडिशनल कैपिटल। अगर हमने कोई सैलरी अर्न करी है तो वो आ जाएगी। अगर हमने कोई कमीशन अर्न किया है तो वो आ जाएगा। अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें मिला है तो वो आ जाएगा। इन सबसे हमारी कैपिटल बढ़ेगी, इसलिए क्रेडिट साइड जा रहा है। अगर प्रॉफिट हमने बांटा है अप्रोप्रिएशन में तो वो यहाँ आ जाएगा। अगर अप्रोप्रिएशन में लॉस बटा है तो वो यहाँ आ जाएगा। हम्म। अगर हमने कोई ड्राइंग करी है तो वो आ जाएगी। अगर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है तो वो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम टोटल करेंगे, जिधर का छोटा होगा उधर का दोनों साइड लिख देंगे, जिधर का बड़ा होगा उधर का माइनस करेंगे, जिधर का छोटा बड़ा होगा उधर का दोनों साइड लिख देंगे, जिधर का छोटा होगा उधर का माइनस करेंगे और निकालेंगे टू बैलेंस शीट। जिधर का बड़ा होगा उधर का दोनों साइड लिखेंगे, जिधर का छोटा होगा उधर का माइनस करेंगे। ठीक है, और निकालेंगे टू बैलेंस। ओके बच्चे। ठीक है, यहाँ पे आउट ऑफ ड्राइंग, आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट ड्राइंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं आता। इसमें जितनी टोटल ड्राइंग होगी वो आप यहाँ पे कंसीडर कर लो। ओके, डन 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 डन। तो ये आपका खत्म हो गया। इसमें अब आपको सिर्फ एक गारंटी वाला कंसेप्ट रह रहा है। गारंटी वाला कंसेप्ट जो होगा वो मैं एक क्वेश्चन करूंगी उसके साथ समझाऊंगी। ये चलो मैं समझा देती हूँ आपको। ठीक है, एंड देन हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, इसके ऊपर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, दो तीन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करवा दूंगी, आपका ये चैप्टर सम हो जाए खत्म हो जाए। चल, अब हम आते गारंटी। गारंटी में क्या होता है देखो, सुनो ध्यान से। मान लो तीन पार्टनर्स हैं। ठीक है, अब इनका भी ये बिजनेस चला रहे हैं, इनका जो बिजनेस है वो ना उतना अच्छे से चल नहीं पा रहा। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, डी के पास गए। ये डी जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये भैया स्पेशलाइज्ड है। डी ने डी को ये कह रहे कि आओ यार हमारे बिजनेस में ना तुम पार्टनर बन जाओ, हमारे बिजनेस में क्या बन जाओ, पार्टनर बन जाओ। है ना। अब क्या हो रहा है कि जब डी जो पार्टनर बनने के लिए कह रहा है, डी को पार्टनर बनने के लिए कह रहा है, तो डी कहेगा कि यार मैं पार्टनर तो बन जाऊं तुम्हारे बिजनेस में, तो तुम मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं पार्टनर बन जाऊं तो मेरे को तो लॉस भी बेयर करना पड़ेगा। इससे बड़े तो मैं कंसल्टेंट बन जाऊं, इससे बड़े तो मैं फीस ले लूं तुमसे। तो कहते हैं यार एक काम करो, तुम्हें ना हम गारंटी देते हैं कि तुम्हें 2 लाख से कम का प्रॉफिट नहीं होगा, मतलब मिनिमम तुमको 2 लाख का प्रॉफिट होगा ही होगा। 2 लाख से कम का प्रॉफिट नहीं होगा। तीनों मिलके गारंटी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, तीनों मिलके गारंटी दे रहे हैं कि तुम्हें 2 लाख का प्रॉफिट होगा ही होगा। बेटा इसी को बोलते हैं गारंटी टू द पार्टनर। पार्टनर को हम गारंटी दे रहे हैं कि तुम्हें मिनिमम इतना प्रॉफिट होगा ही होगा। तो अब इसमें केसेस बना लेते हैं। तो मान लो आपको जो प्रॉफिट हुआ वो मान लो आपको हुआ 10 लाख रुपए का, और ए बी सी डी जो है वो तीनों 1:1:1:1 के पार्टनर है। तो मुझे एक बात बताओ, ए को कितना मिलेगा, 2.5 लाख। बी को कितना मिलेगा, 2.5 लाख। सी को कितना मिलेगा, 2.5 लाख। और डी को कितना मिलेगा, 2.5 लाख। तो मुझे एक चीज बताओ कि डी जो है उसको कितने की गारंटी दी, 2 लाख की। बेटा मिनिमम की गारंटी थी ना, मैक्सिमम की थोड़ी। मिनिमम वो 2 लाख रुपए कमाएगा, मैक्सिमम तो वो कितना भी कमा ले, वो उसके शेयर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर कोई भी डेफिशिएंसी नहीं हुई है, हम डी को 2.5 लाख दे देंगे। हम इसी तरीके से डिवाइड करेंगे। ठीक है, केस नंबर 2 हमारा क्या होता है। मान लो जो हमारा प्रॉफिट है वो हमें हमारा हुआ 6 लाख रुपए का। ठीक है, तो 6 लाख रुपए का हुआ तो ए बी सी डी इनका रेशियो 1:1:1। तो ए को मिलेगा, बी को मिलेगा, सी को मिलेगा, डी को मिलेगा। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा बताओ मुझे। 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए। पर भैया इसको गारंटी कितने की थी, 2 लाख की, तो इसकी डेफिशिएंसी कितने की होगी।
50,000 की डेफिशिएंसी होगी। अब मान लो सबने मिलके गारंटी दी थी कि हम भैया आधा आधा बांटेंगे, तो 50,000 रुपए में से अगर तीनों ने मिलके गारंटी दी थी, तो भैया ये देंगे हमको 50,000 को 3 से डिवाइड कर दो भाई। अगर ए ने केवल गारंटी दी होती, तो ए ने अगर अब इसमें इसमें ही बना लेते हैं, चलो केस, इसी में केसेस बना लेते हैं। तो केस नंबर ए क्या है, सिर्फ गारंटी गिवन है, गिवन बाय ए। अगर ए ने गारंटी दी है केवल, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, देखो, ए बी सी डी। ए को 1.5 लाख रुपए मिल रहे थे, इसको मिल रहे थे 1.5 लाख रुपए, इसको मिल रहे थे 1.5 लाख रुपए, और इसको मिल रहे थे 1.5 लाख रुपए। पर इसको तो 50,000 की डेफिशिएंसी हो गई, तो इसको तो 2 लाख देना पड़ेगा। और ए ने केवल गारंटी दी है, तो ए ला कर देगा, तो ए को जो प्रॉफिट मिलेगा वो 1 लाख मिलेगा। इन्होंने कोई गारंटी दी नहीं, तो इन लोगों को तो भैया 1.5 लाख रुपए मिल जाए। समझ में आया? अब गारंटी मान लो ए और बी दोनों ने मिलके दिए इन इक्वल प्रोपोर्शन। कहते कि हम आधा आधा डेफिशिएंसी बांटेंगे, आधा आधा डेफिशिएंसी देंगे। तो ए बी सी डी, ए का था 1.5 लाख रुपए, बी का था 1.5 लाख रुपए, सी का था 1.5 लाख रुपए, इसका था 1.5 लाख रुपए। डेफिशिएंसी थी 50,000 की, तो इसको तो 50,000 मिलेगा ही मिलेगा। पर ये 50,000 अब ए पूरा बियर नहीं कर रहा। इस केस में क्या हो रहा है, ए और बी आधा आधा बियर कर रहे हैं। तो आधा आधा बियर कर रहे हैं, तो ये 25,000 अपने में से दे देगा, और ये 25,000 अपने में से दे देगा, और ये तो जीरो देगा, तो इसके पास आएगा, अरे सॉरी, इसके पास बचेंगे 1,25,000 रुपए, इसके पास बचेंगे 1,25,000 रुपए, और इसके पास होंगे 1.5 लाख रुपए। ऐसे हम प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। ठीक है, पॉइंट सी में बात करते हैं। अगर गारंटी तीनों ने दी है, ए बी एंड सी इन द रेशियो 3:1:1, ए कह रहा है कि 3/5 मैं बियर करूंगा, बी कह रहा है 1/5 मैं करूंगा, सी कह रहा है 1/5 मैं करूंगा। तो ए बी सी डी, इसका प्रॉफिट था 1.5 लाख रुपए, इसको मिला था 1.5 लाख रुपए, इसको मिला था 1.5 लाख रुपए, और इसको मिला था 1.5 लाख रुपए। पर इसकी जो डेफिशिएंसी थी 50,000 की, तो इसको तो 2 लाख मिलेगा ही मिलेगा। 50,000 को अब ये बांटेंगे, तो ये कह रहा है ये 30,000 मैं बियर करूंगा, निकाल के देख लो चाहे, तो ए कितना बियर करेगा, 50,000 गुणे में 3/5। बी कितना बियर करेगा, 50,000 गुणे में 1/5। और सी कितना बियर करेगा, 50,000 गुणे में 1/5। तो ये 30,000 बियर करेगा, ये 20,000, ये 10,000 बियर करेगा, और ये भी 10,000 बियर करेगा। ठीक है, तो अब इनको कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा, इसको मिलेगा 1,20,000, इसको मिलेगा 1,40,000, इसको मिलेगा 1,40,000, और इसको मिलेगा 2 लाख रुपए। ठीक है, क्वेश्चन में ना कभी कभी आपको जो गारंटी दी होती है, कभी कभी नोट लिखवा देती हूँ, गारंटी इज गिवन, ऐसे दी होगी देखो, लाइक प्रॉफिट की गारंटी दी है ऑफ ₹2 लाख, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या सैलरी या कमीशन। कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड है इसमें। और जो डी ने कैपिटल लगाई थी, मान लो वो लगाई थी उसने 5 लाख रुपए, और उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिल रहा है, वो मिल रहा है मान लो 10% का। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा डी का, वो कितना होगा, 50,000 रुपए। तो बेटा उसको जो प्रॉफिट की गारंटी मिल रही है ना, वो 2 लाख की नहीं मिल रही है, वो उसको मिल रही है 1.5 लाख रुपए। तो जब आप डेफिशिएंसी कैलकुलेट करोगे ना, तो आप 1.5 लाख के बेस पे डेफिशिएंसी शुरू करोगे, 2 लाख से नहीं करोगे। मतलब जो ये आप डेफिशिएंसी 2 लाख में से 1.5 लाख माइनस करके निकाल रहे थे ना, अब आप 1.5 लाख में से माइनस करोगे। ये जो प्रॉफिट की डेफिशिएंसी होगी, यहाँ पर 2 लाख ना होके
अब क्या बन जाएगा, 1.5 लाख बन जाएगा। समझ में आया? समझ में आ गई बात? ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूँ। ठीक है, ये हो गया डन। तो आपका गारंटी वाला पॉइंट भी खत्म हो गया। अब बचता है आपका पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, जो कि मैं आपको विद क्वेश्चंस करवाऊंगी कि पास्ट एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं। देन आपका ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया है। इसमें आपको कोई भी डाउट्स हो, अच्छे से क्वेश्चन कर लो इससे अपनी किताब के जितने भी आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आप कर लेना। आपका ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा एंड आपके 6 मार्क्स जो होंगे वो पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चल चलते हैं, पढ़ाई करते रहो भाई बैठ के आराम से। बोर्ड के एग्जाम्स हैं, मोटिवेटेड रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। कोई भी डाउट आता है आप पूछते रहो। ठीक है, कमेंट करते रहो, लाइक करते रहो। ठीक है, अगर पसंद आ रहा है तो। और अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगी। ठीक है, आपको ये नोट्स चाहिए हो तो आप टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि भाई मैं हमें नोट्स चाहिए, या आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं कि मुझे नोट्स चाहिए, मैं आपको ये नोट्स भी अवेलेबल। ओके, डन। चलो चलते हैं, बाय, थैंक यू।